Salman and you are attending ORAC classes of English language, and as usual you are attending lecture number 4 and we welcome you to the topic the pronoun. प्रोनाउन के कई सारे लेक्चर्स बाइलिंगुअल लेक्चर्स के अंतर्गत आप देख चुके हैं। ये हमारा बाइलिंगुअल लेक्चर 4 है और इस प्रोनाउन में आज हम स्टडी करने वाले हैं अपनी थर्ड हेडिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। आपने पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन को पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन आपके जो पर्सनल प्रोनाउन हैं से मैच करते हुए हैं और उन्हीं वर्ड्स को घुमा फिरा करके इन्हें यूज किया जाता है। Means your personal pronoun, your emphatic pronoun and reflexive pronoun are interconnected. They are derived from the same type of word. Now you are going to learn and differentiate how to use them. हमने कल आपको एक चार्ट बताया, पिछले लेक्चर में एक चार्ट बताया था। वो चार्ट हमने आपको याद करने के लिए दिया था और बोला था कि आई, माई, माइंड, मी। तो सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव केस आई लिखा था, उसके बाद हमने पॉसेसिव केस में 2 वर्ड्स लिखे थे। कौन कौन से 2 वर्ड्स थे वे थे माई और माइंड। और ऑब्जेक्टिव केस में, एक्विजिटिव केस में हमने लिखा था मी, आई, माई, माइंड, मी। तो वो चार्ट आज आपको याद रहना चाहिए और वो चार्ट आप ओपन करके जब इस लेक्चर को देख रहे हो तो अपने सामने रखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा, आप आई बटन में जा करके जब ऊपर इंडिकेशन आएगा उस लेक्चर को खोल करके देख सकते हैं और उस चार्ट को नोट कर लेंगे। हमने उस चार्ट में कुछ लिमिटेड वर्ड्स यहाँ पर ले लेने हैं ताकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो। पीछे कुछ स्लाइड की प्रॉब्लम्स रही थी, वो हमने अब की बार सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है ताकि आपकी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर रहे। आइए शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, अब इसे समझते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम किस तरह से जानेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। अब इस बात को हमें समझना है, एक्शन सब्जेक्ट पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई भी हमने एक सेंटेंस बोला, हमने कहा उस लड़के ने यह किताब लिखी, तो वह सब्जेक्ट है, किताब लिखी। अब किताब का लिखना दोबारा से हम पलटकर लड़के की तरफ नहीं जा रहे। इस सेंटेंस को इस तरह से समझिए, उस लड़के ने यह किताब स्वयं लिखी। अब स्वयं किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? वह को। तो स्वयं और वह, यानी वह स्वयं के तौर पर 2 बार आ गया, तो वहां पर स्वयं के लिए हमें सेल्फ वर्ड जोड़ना पड़ता है। तो इसको कहते हैं कि एक्शन सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें हमने इस तरह से भी कहा, व्हेन माई सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा आर यूज्ड एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी कुक्ड हरसेल्फ। तो यहां पर जो ये आपका हरसेल्फ है, ये हरसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? शी को। अगर हम यहां पर हरसेल्फ नहीं लिखते हैं तो शी कुक्ड, तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं आया, शी का रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाई दिया। रिफ्लेक्शन कैसे? आप यहाँ पर खड़े हैं, आपका रिफ्लेक्शन कहीं और दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 2 प्लेसेस पर हैं, चाहे शेडो के सेंस में ही क्यों न हो। ऐसे ही शी का, इस एक्शन का रिफ्लेक्शन यहाँ, और ये कनेक्टेड है शी से। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पर सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए कि जो शी है उसका एक कोई ना कोई और वर्ड कहीं और भी लगा हो और एक्शन को बता रहा हो। तो शी और हरसेल्फ 2 हो गए और ये किसको बता रहे हैं? दोनों कुक्ड को। तो ये हरसेल्फ का यूज होना आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये जो सेल्फ लगा है हर के अंदर, ऐसे ही एम्फेटिक प्रोनाउन में लगता है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस सीखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज होने वाला हर के साथ लगने वाला सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कैसे डिफरेंट है। इसको ध्यान से सुनिए। आपने कहा कि जब हम किसी भी वर्ड में, जैसे माई था उसमें सेल्फ लगाया, योर था उसमें सेल्फ लगाया, इन द सेम वे ही में हिमसेल्फ, दे में देमसेल्व्स, ऐसे हम सेल्फ की फॉर्म लगाते हैं और आगे वर्ड्स बनाते हैं और उसका यूज करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वही सेल्फ वाली फॉर्म एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यूज होती है। तो ये तो सिंपल हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, if we are not able to understand anything, we can identify by observing the words. Whenever a word is connected with self,
इट इज ईदर एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ से जुड़ा हुआ वर्ड या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस हमें सीखना है। सिंपली अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये मान लीजिए जहां पर किसी पॉजेसिव केस में सेल्फ जुड़ा हो तो वहां पर रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन होगा ही। अब कौन सा होगा ये आप यहां पर समझेंगे। देखिए कोई भी सब्जेक्ट हम जब लिखते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो उस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, आप यहां समझिए कि उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ये आपने जब ग्रामर की बुक बिगिन की होगी तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा सब्जेक्ट वर्ब से पहले से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू होता है, सब्जेक्ट होता है और उसके हेल्पिंग वर्ब जैसे शुरू होगी तो उसके एंड तक जो होता है प्रेडिकेट होता है। अगर आपका सेल्फ वाला वर्ड वर्ब के बाद आया है, क्या बोले, अगर आपका जो ये वर्ड है ये प्रेडिकेट पार्ट में आया है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट के बाद आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर ये वर्ब से पहले आया है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये डिफरेंस है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन और देख लेते हैं। When the pronoun is used to use or lay emphasis, they are called emphatic pronoun. अब ये ले एम्फेसिस का क्या मीनिंग है, जब हम क्या करते हैं, टू यूज एम्फेसिस, जब हम किसी सब्जेक्ट पर दबाव डालते हैं, एम्फेसिस करते हैं। कैसे, आपने कहा मैंने खुद यह लिखा है, तो मैंने के तुरंत बाद खुद आ गया, यानी आप मैंने को हाईलाइट करना चाहते हैं। आपने ही यह काम किया। हिंदी में कभी कभी आपको ही लिखा हुआ आता है तो मैंने ही, तो यहां पर जो ही की इंग्लिश होगी आई माई सेल्फ। जब आप मैं को ही दिखा रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि वहां पर आपके अलावा कोई और नहीं था, आपने खुद किया है, तो खुद, तो इस ही का मतलब खुद निकल कर आया या इस ही का मतलब स्वयं निकल कर आया, तो वहां पर आप सेल्फ लगाते हैं और ये सेल्फ वर्ब से पहले आता है, ठीक सब्जेक्ट के बाद आता है। तो जब ये सेल्फ वाला वर्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आए तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। एम्फेटिक का मतलब होता है उस वर्ड पर प्रेशर देना, एम्फसाइज करना, उसको फोकस करना, उसको हाईलाइट करना। और अगर ये वर्ब के बाद आता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम सीख गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक बात और आपको याद रखनी है, जो कि हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में हैं, तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक एरर आपको फाइंड करने के लिए आती है। अगर आप इसको आज ही समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। और वह एरर कैसे फाइंड आउट होती है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है आपका, ये यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप देख रहे हैं वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। तो एक बात सीधी सी क्लियर हो गई, यहां पर अच्छे से देख लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब बच्चों आपको सीखना होगा कि यहां ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड होता है। तो ऑब्जेक्ट का हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम पूछें किसको, तो मैंने एंजॉय किया कल शाम, किसको वो मेंशन नहीं है। अगर मैं अ मूवी अ पिक्चर यहां लिख दूं तो किसको, अ मूवी को, तो किसको का आंसर न होने का मतलब है देयर इज नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो यहां पर हम themselves लिखेंगे, ये वर्ब के बाद आया है, प्लस इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहां पर सब्जेक्ट शुरू होते ही जब आपका ही के लिए हिमसेल्फ, यू के लिए योरसेल्फ, ये योरसेल्फ, शी के लिए हरसेल्फ आए तो वह आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अब हम यहां पर देखेंगे कि हम इन सेल्फ वाले वर्ड को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनका निर्माण किस तरह से करते हैं, ये अभी हम यहाँ पर सीखेंगे।
देखिए हमने एक चार्ट आपको अवेलेबल कराया लेक्चर नंबर 3 में, तो क्या हुआ आई वी यू, इसी तरह से आपके दूसरे वर्ड्स आते हैं। तो आई के बाद जो पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के हमने दो कॉलम बनाए थे, एक माई और एक माइन, तो हम सेकंड वाले कॉलम की बात कर रहे हैं जिसको हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव बताया था, जिसके बाद हमने बताया था कि माई के बाद कुछ नाउन आता है। तो इसमें क्या करेंगे आप कि नाउन की जगह आप लिखेंगे सेल्फ, तो माई सेल्फ आवर के साथ, आवर तो ये है ही, ठीक है, तो क्या करेंगे आप आवर सेल्फ। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने एक वर्ड सीखा नाइफ, अब इसका प्लूरल क्या होता है, KNIVES, नाइफ का प्लूरल नाइफ्स होता है, नाइफ्स नहीं होता। तो इसी तरह से आई एक है, वी बहुत सारे हैं, तो ये सेल्फ ना होकर के होगा सेल्व्स, यानी बहुत सारे होने पर सेल्फ का सेल्व्स करना है। यू के साथ दो कंडीशन है, जैसे कि मैंने कहा आप ये किताब लाइए, अब आप अकेले खड़े हैं तो आप एक हुए, तो उस समय हम करते हैं सेल्फ। हमने पूरी क्लास में कहा कल आप ये वर्क करके लाएंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे योर सेल्फ, योर प्लस सेल्फ। तो ये हमारे अपने माइंड में होता है कि आई एम टॉकिंग टू अ मैस ऑफ पीपल, मैं एक लार्ज क्राउड से बात कर रहा हूं तो मुझे सेल्फ बोलना पड़ेगा, और अगर मैं एक पर्सन को यू कह रहा हूं तो मुझे सेल्फ बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से यू योर सेल्फ या यू योर सेल्फ हो सकता है, आवर सेल्फ होगा, आवर में सेल्फ नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद आपने आई और वी देख लिया, आपने यू देख लिया, इसके बाद आपके कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे ही आया, शी आया, दे आया, ठीक है, और इट आया। तो थर्ड पर्सन में ही आया, सेकंड पर्सन में ही आया, फर्स्ट पर्सन में ही आया, ये आप पीछे से सीख चुके हैं। तो आपके सेकंड कॉलम में हिज, हर, देयर, ये आपने सीखा था, और इट, ओके। अब आपने क्या करना है, इसमें सेल्फ जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा आपका ये तैयार होकर के, सॉरी, ही वाले में एक स्पेशल केस है कि आपको इसमें थर्ड वाली कॉलम नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लेना है, हिम, ये आपका स्पेशल है। तो ये क्या नया वर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, हिमसेल्फ। हमने क्या बताया, तीसरे वाले कॉलम को आपको इसमें यूज करना है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन में आने के बाद आपको ही वाले में क्या लेना है, ऑब्जेक्टिव केस वाला जो वर्ड है लास्ट का चौथे कॉलम का, उसमें सेल्फ लगेगा, ये स्पेशल है, इसे आप अलग से याद कर लें। शी में भी आप इसी तरह से यूज करते हैं, ये भी फोर्थ वाला है, शी, हर, हर्ष, हर तो फोर्थ वाला है, इसमें सेल्फ आपका लगा, तो क्या हो गया, हर सेल्फ, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में भी आपने चौथा वाला ही लेना है, ये देयर नहीं लेना, आपको लेना है देम, और देम सेल्फ, ओके। और इट्स, इट, तो इसमें भी आपको फोर्थ वाला लेना है, इसको आपको सेल्फ कर देना है, तो ये जो एस है इसका मान लिया जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड आई और वी, और सेकंड पर्सन यू में सेकंड कॉलम का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला वर्ड है उनमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ना है, जबकि थर्ड पर्सन में आपको फोर्थ कॉलम का जो कि ऑब्जेक्टिव केस वाला है, जैसे ही, हिज, हिम, तो हिम में सेल्फ जोड़ना है। दे क्या होता है, दे होता है प्लूरल, तो प्लूरल का चौथा वर्ड क्या होता है, देम, तो देम में आपने क्या जोड़ा, देम सेल्फ। एक बार फिर यहां साफ देख लीजिए, आपको ये मालूम है कि दे हमारा सब्जेक्ट है, दे का फोर्थ वर्ड है देम उस चार्ट में, तो हमें इस फोर्थ वाले ऑब्जेक्टिव केस के जो चार्ट है इस वर्ड में आपको, क्योंकि देम प्लूरल है इसलिए SELVES, सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। तो इस तरह से आप जोड़ते हैं। तो क्या सीखा, अगर वर्ड सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद जुड़ा है तो एम्फेटिक प्रोनाउन, और अगर वर्ब के बाद आपका सेल्फ आया है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इससे अलग कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि एडवांस
इंग्लिश की तरफ हम लेकर के जाते हैं। यहाँ पर समझा देना आपको बहुत जरूरी है, कहीं आप ऐसी गलती ना करें। आपने कहा माई सेल्फ इज एन रहमान, तो कभी भी सब्जेक्ट पर सेल्फ वाले और ऑब्जेक्ट पर सेल्फ लगे हुए प्रोनाउन यूज नहीं किए जाने चाहिए। ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है। या तो कहिए आई एम, जो भी आपका नाम है, या कहिए दिस इज। दिस इज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव से है, ये आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये लिखना चाहिए माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट पर यूज नहीं करना चाहिए। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर यूज नहीं किए जाने चाहिए। उनकी जगह आप पहला वाला जो चार्ट का कॉलम है आई, वी, मी, ही, उससे रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स हैं आप उन्हें यूज कीजिए। अगर आप यहाँ आई लिखेंगे तो यहाँ पर एम लिख देंगे, और अगर यहाँ दिस लिखेंगे तो इस आ जाएगा, फिर अपना नाम लिखिएगा। तो ये हमें कमी नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने पर्सन का चार्ट याद किया, आई, माई, माइन, मी, तो उसमें एक कॉलम अब आप और बढ़ा लेंगे माई सेल्फ। ओके, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक यूज के लिए। दूसरा क्या था, वी और आवर्स अस, तो उसमें आवर सेल्व्स एक कॉलम और बढ़ा लीजिएगा। अब अगर हम ट्रांसलेशन की थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपके पास कोई सेंटेंस है, मैं स्वयं खाना बनाता हूं, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर आप ये बता रहे हैं कि मैंने खुद किया, तो यही लिख दीजिए आई माई सेल्फ कुक फूड। ठीक है, माई सेल्फ अकेला नहीं आएगा, बिना प्रोनाउन के सब्जेक्ट पर माई सेल्फ नहीं आता है। अगर आप कहते हैं उसने तो अपने आप में बहुत मजे किए, तो अपने आप में की इंग्लिश हमें एकदम से समझ में नहीं आती, तो आप लिखेंगे ही एंजॉयड हिमसेल्फ। यहां पर खुद, उसने खुद मजे किए, दूसरे को नहीं। ये नहीं कह रहे हम अपने आप में बहुत मजे किए, हम प्रेशर नहीं दे रहे। जब प्रेशर नहीं दे रहे तो आ जाएगा आई कुक्ड माई सेल्फ। उसने अपने आप में ही खाना बना लिया, दूसरे के ऊपर वो प्रेशर, कुछ अपने ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहा कि उसने क्या काम किया है। तो इसको हम कहेंगे कौन सा, रिफ्लेक्सिव यूज। और अगर मैं सब्जेक्ट पर बहुत जोर डाल रहा हूं तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ वहीं लगाना पड़ेगा, वो कहलाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको जैसे जैसे बहुत सारी बातें बताई गई हैं, तो जब डेफिनेशन बताई जाए तो स्क्रीनशॉट डेफिनेशन के लीजिए, लिख लीजिए, फिर उससे दोबारा से वीडियो को आगे रन करिए, फिर देखिए, फिर लिख लीजिए, फिर रोक लीजिए। इस तरह से आप इनका यूज करेंगे। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जिसमें हम एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फाइंड आउट करने के लिए देंगे, वो आप जो है टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। और इनसे रिलेटेड कोई और रिक्वायरमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नाउ डियर लर्नर्स, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। और बाकी इस सीरीज को देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहें। और प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Keep on watching ORSC classes of English language. Thanks for being with us. Thanks a lot. See you soon.